हेलो गुड मॉर्निंग। लेस्टर सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेक्शन 1 से लेकर 17 तक डायरेक्ट रीडिंग। और उसमें कुछ बहुत सारे टॉपिक जो मेंस में भी आ सकते हैं अगर आप हरियाणा दे रहे हो या दिल्ली दे रहे हो। ठीक है, तो इसी सेक्शन 5 डिस्कस करेंगे। और सेक्शन 16 में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कैपिटल एम्प्टर एक अलग से चैप्टर रहता है, टॉपिक रहता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेंस पर्पस के लिए। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट। नरसी सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, 1930 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि एसेंशियल ऑफ द सेल क्या क्या होना चाहिए। देखो, एसेंशियल ऑफ द सेल नंबर 1 आप नोट डाउन करते रहना। ठीक है, और बाकी नोट्स जैसे अगर बनाने हो मेन पर्पज से, और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में अपलोड हो जाएगी यहाँ पे, तो अपलोड वहां से देख लेना। कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ, आप अपने पॉइंट पॉइंट नोट डाउन कर लेना। ठीक है, देन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग से एसेंशियल ऑफ द सेल क्या होना चाहिए। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी क्या होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होनी चाहिए। सेकंड थिंग, प्राइस और मनी। प्राइस और मनी, प्राइस मतलब मनी कंसिडरेशन होना चाहिए। थर्ड थिंग, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था डायरेक्ट ट्रेडिंग में। देखो, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी में एक बायर और तो टू पार्टीज होनी चाहिए। नंबर 1 बायर, सेलर सेलर एंड नंबर 2 बायर। एक सेलर होना चाहिए और दूसरा बायर होना चाहिए। प्राइस मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, प्राइस मतलब मनी, मनी के फॉर्म में प्राइस, या फिर गुड्स प्लस मनी। ठीक है, मनी अगर मनी एक्सचेंज करे वो यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा। सब्जेक्ट मतलब आपका एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, एग्जिस्टिंग गुड्स एंड फ्यूचर गुड्स, बोथ हो सकता है। सब्जेक्ट मैटर आपका एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स बोथ हो सकता है। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 6 सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग, प्राइस अंडर सेक्शन 9, पार्टीज के रिगार्डिंग अंडर सेक्शन 5। सेक्शन 5 वाले दो दो पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो मींस एक ऑफर करेगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा। अगर ऑफर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले एक ऑफर करेगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा। तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेबोरेट करके। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, देन सेलर और बायर। ठीक है, इन दैट केस दो पार्टीज होने चाहिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड थिंग हमने डिस्कस करना है बायर बीबियर कैविटर एम्प्टर सेक्शन 16 जो मेन पर्पज से इंपॉर्टेंट है। देन देखो, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल इज बाइलेटरल एक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो कैसा है, बाइलेटरल एक्ट है। कौन सा एक्ट है, बाइलेटरल एक्ट, मतलब दो पार्टीज होने चाहिए। तो वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट टू बाय हिज ओन गुड्स। कोई भी पर्सन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है जो अपनी ही प्रॉपर्टी को परचेज करे, बिकॉज दिस इज एक्ट ऑफ कंसेंसुअल। स्टैट्यूटरी सेल और सेल, क्या स्टैट्यूटरी सेल होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। वेदर कंसेंट ऑफ द पार्टी इज देयर और नॉट, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देन कंसेंसुअल सेल, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। कंसेंसुअल सेल का मतलब है पार्टी की कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। कम्युनिकेटिव सेल होनी चाहिए, इक्वल बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए। देन अब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दैट इज बाइलेटरल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 में 5 में भी क्या बोला, अगर 5 आप देखोगे सेक्शन 5 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for price and the acceptance of offer. The contract may provide for immediately, मतलब एक ऑफर करेगा दूसरा सेल करेगा। ठीक है, एक ऑफर करेगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा, तो दैट मीन्स टू पार्टीज होनी चाहिए। कितनी पार्टी, दो पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो सपोज फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लो, फॉर देयर इज अ क्लब, क्लब है। आपको पता होगा कि क्लब में क्या होता है, मेंबरशिप होती है। क्लब के मेंबर है, बहुत सारे मेंबर है, ए बी सी डी बहुत सारे मेंबर बने हुए हैं।
तो सिस्टम ऑफ द क्लब, उस क्लब का सिस्टम था कि व्हेनेवर टेक वाइन्स, वो क्लब है वहां वाइन भी चल रही है, ये काउंटर है, काउंटर है, ये यहाँ पे बैठे हैं लोग जो क्लब के मेंबर हैं, ठीक है, अब ये टेबल पे बैठे। अब मान लो सपोज जब भी वाइन लेना, जब भी वाइन आपको लेनी है तो आपको काउंटर पे मनी डिपॉजिट करना होता है, इस क्लब का काउंटर बना हुआ है। तो सिस्टम ऑफ द क्लब, व्हेनेवर टेक वाइन्स द मेंबर ऑफ द क्लब टू डिपॉजिट मनी एट द काउंटर। तो जब भी वाइन लेनी है तो जो क्लब के मेंबर है उनको क्या करना है, वहां पे मनी डिपॉजिट करना है। तो मेंबर यूज टू टेक वाइन, अब ऑब्वियसली मेंबर बैठे हैं तो वाइन लेने जा रहे हैं, तो क्या करें वो डिपॉजिटिंग मनी एट द काउंटर, वो मनी काउंटर पे डिपॉजिट कर रहे हैं। देन सेल टैक्स, और ये क्लब अनरजिस्टर्ड था, क्लब वाज अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड क्लब, ठीक है। अब सेल टैक्स अथॉरिटी, अब आपने देखा होगा कि जो जैसे भी कहीं वाइन सर्व हो रही है, कोई भी सेल कर रहे हैं तो एक तरह से सेल हो रहा है वो। अब हमने ये देखना है कि क्या ये सेल है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर या नहीं। तो इन दैट केस सेल टैक्स अथॉरिटी असेसेस सेल टैक्स ऑन क्लब, सेल टैक्स अथॉरिटी ने सेल टैक्स इंपोज कर दिया किसके ऊपर, क्लब के ऊपर। ग्राउंड, क्या ग्राउंड दिया, सेल ऑफ वाइन बाय द क्लब, क्लब सेल वाइन को सेल कर रहा है क्योंकि डिपॉजिट ऑफ मनी हो रहा है, तो सर क्लब टू पे सेल टैक्स। क्लब प्लीडेड, क्लब ने प्लीड किया नो सेल ऑफ वाइन, ने बोला कोई वाइन सेल नहीं हुई है, बिकॉज देर आर नॉट टू पार्टीज, ने बोला दो पार्टीज होनी चाहिए, यहां पे दो पार्टी है ही नहीं, तो हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो क्लब अनरजिस्टर्ड है, हेंस एक्ट नॉट अ लीगल पर्सन। और दूसरी बात क्या ग्राउंड दिया क्लब ने, पहला कि दो पार्टीज होनी चाहिए सेल के लिए, यहाँ पे दो पार्टीज वो फुलफिल नहीं हो रहा है रिक्वायरमेंट। सेकेंड थिंग कि हमारा जो क्लब है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, और लीगल पर्सन ही है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो लीगल पर्सन भी नहीं होगा। तो हु ऑन्स एसेट ऑफ द क्लब, कि किसने कौन ऑनर, कौन है क्लब का, अब ये देखना है कि कौन क्लब का ऑनर कौन है, ठीक है। हु इज द ऑनर ऑफ द क्लब, अगर ऑनर होगा तो मतलब सेलर होगा, दूसरा बायर होगा, तो यहाँ पे देखना कि क्लब का ऑनर कौन है। अब ऑल द मेंबर ऑफ जॉइंट ऑनर ऑफ द क्लब, क्योंकि क्लब बनाया ही गया, सबने सबने मिलके क्लब बनाया, ठीक है। अब वो सारे मिलके क्या है, वो ऑनर है, ऑल आर ऑनर ऑफ द क्लब। क्वेश्चन, कैन मेंबर सेल टू हिमसेल्फ, जब वो सारे मेंबर जो ऑनर है, अब क्वेश्चन अरोज होता है कैन मेंबर सेल टू हिमसेल्फ, आंसर इज नो, वन कैन नॉट सेल टू हिमसेल्फ, कोई भी पर्सन अपने आप के लिए प्रॉपर्टी सेल नहीं करेगा। इन दिस केस नो सेल ऑफ गुड्स, हेंस नो सेल टैक्स पेएबल। क्वेश्चन अरेज, फिर क्वेश्चन अरेज होता है बाय द सेल टैक्स अथॉरिटी, सेल टैक्स अथॉरिटी क्वेश्चन अरेज करती है, was that why money was paid to the club at the counter, फिर मनी क्यों पे कर रहे हो क्लब काउंटर पे, ये क्वेश्चन सेल टैक्स अथॉरिटी के, जब आप मनी पे करो तो इसका मतलब सेल हो रहा है, ठीक है। सो दैट आंसर क्या था, सो दैट क्लब मे हैव फंड, सो दैट द क्लब मे नॉट बी इंसॉल्वेंट, वो इसलिए कि क्लब ने पहले कुछ फंड अरेज किया, मान लो सपोज ये 5 मेंबर है, ठीक है, 10 मेंबर है, 10 मेंबर ऑफ द क्लब है, इन्होंने क्लब बनाया, इन्होंने 1000 रुपीज यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए सबने, तो कितने हो गए, 10,000 हो गए, ठीक है। अब इन्होंने एक सिस्टम रखा कि नेक्स्ट टाइम हमारा बजट कम ना हो, हम इंसॉल्वेंट ना हो, इसलिए क्या करें, जब भी हम वाइन सर्व करेंगे, जब भी वाइन वहां पे होगी, तो वाइन जब लेगा कोई भी मेंबर, तो काउंटर पे जाके वो मनी डिपॉजिट करेगा ताकि वो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर नहीं हो, बिकॉज क्लब अगर इस तरह का कोई केस आपको प्रॉब्लम बेस्ड केस आ सकता है आपके पास, क्या वो सेल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, तो नो, बिकॉज ऑल आर मेंबर ऑफ द क्लब और आर ऑनर ऑफ द क्लब। तो जब सारे ऑनर है तो वायर तो है नहीं कोई वहां पे, उन्होंने एक सिस्टम रखा कि ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी, हमने ये फंड कम होने नहीं देना, ये जो 10,000 है, ताकि इंसॉल्वेंट ना हो क्लब, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, डिस्ट्रिक्ट पार्टनरशिप फॉर्म, जहां पे पार्टनरशिप फॉर्म होती है, तो फॉर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, हु इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, अब पार्टनरशिप बना है ABCD, हु इज द ऑनर, हु इज द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है उसका ऑनर कौन है, इट इज सेल और नॉट, जब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को आपस में,
तो क्या वो सेल माना जाएगा? ऑल द पर्सन जॉइंटली, क्योंकि ये जॉइंट ऑनर है। क्या है? जॉइंट ऑनर है। क्या है ये? ऑल द पर्सन जॉइंटली। तो पार्टनर कैन नॉट सेल टू हिमसेल्फ। एक पार्टनर अपने आप के लिए सेल नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमॉन्ग द पार्टनर्स, तो पार्टनर इज द ओनर, ऑल पार्टनर ऑफ द ओनर, एंड द ओनर कैन नॉट सेल हिमसेल्फ। अब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वो अपने लिए अपने उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके हिस्से में इतनी प्रॉपर्टी, इसके हिस्से में इतनी प्रॉपर्टी, इसके शेयर में इतनी प्रॉपर्टी, डी के शेयर में इतनी प्रॉपर्टी। तो वो ऑल आर क्या है? ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। हु इज द वायर हियर? नो वन वायर हियर, ऑल आर ऑनर। ठीक है। तो देन वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट टू बाय हिज ऑन गुड्स। ठीक है, क्लियर हो गया? पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है? सारे ऑनर होते हैं। और क्लब वाला भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट थिंग, कंपनी। Can company sell its property to its member? Can company sell? Can company sell its property? Its property to its member? Yes. कंपनी में हो सकता है। कंपनी इज अ लीगल पर्सन। कंपनी को क्या माना जाएगा? लीगल एंटिटी है, तो लीगल पर्सन है। देर आर टू पार्टीज। देर आर टू पार्टीज। दो पार्टी, देखो सेल के लिए दो पार्टी चाहिए। टू पार्टीज, एक कंपनी होगी, दूसरा उसके मेंबर होगी। तो यस, यहां पे सेल हो सकता है। हेंस देयर कैन बी अ सेल। यहां पे सेल हो सकता है। देखो सेल के लिए दो पार्टी, में इसी चीज को डिस्कस कर रहा हूं कि सेल के लिए दो पार्टी होना इंपॉर्टेंट है, और इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन आते हैं मेंस पर्पस के लिए। ठीक है, अगर आप दिल्ली और हरियाणा दे रहे हो तो देन व्हाट अबाउट द। ठीक है, क्लियर हो गया? कंपनी में हो सकता है। व्हाट अबाउट अ प्रिंसिपल और एजेंट? प्रिंसिपल एजेंट के बीच क्या दो पार्टीज? प्रिंसिपल और एजेंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या प्रिंसिपल और एजेंट, मान लो सपोज प्रिंसिपल ने कुछ प्रॉपर्टी डिलीवर की एजेंट को फॉर बिजनेस पर्पस। फॉर बिजनेस पर्पस, इज इट सेल और नॉट? आंसर इज नो, इट इज नॉट सेल। प्रिंसिपल एंड एजेंट आर वन पार्टी। प्रिंसिपल और एजेंट आर वन पार्टी, क्योंकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देन किस पर्पस के हमने सेल किया? हमने सॉरी उसको डिलीवर किया बिजनेस पर्पस के लिए। दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, वो अलग नहीं है। प्रिंसिपल एजेंट क्या एक ही है, तो वहां पे रिक्वायरमेंट ऑफ द टू पार्टीज आर नॉट फुलफिल्ड। ठीक है। देन इज स्टैट्यूटरी सेल अ सेल? क्या लॉ भी सेल कोई स्टैट्यूटरी सेल है जो स्टैट्यूट में फिक्स कर रखे कि ये सेल है? इज स्टैट्यूटरी सेल और सेल? क्या स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी सेल है मतलब लॉ, किसी एक्ट के अंदर या किसी लॉ के अंदर। तो स्टैट्यूटरी सेल मींस सेल ऑन टर्म्स, सेल ऑन टर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टैट्यूट। जो सेल की टर्म है, सेल की जो टर्म है प्रिस्क्राइब्ड बाय, प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टैट्यूट लॉ। ठीक है, क्या स्टैट्यूटरी सेल हो सकता है? कोई एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा हो? देखो स्टैट्यूटरी सेल का राशन जो शॉप होती है, सेल बाय राशन शॉप। हम जाते हैं वहां पे आटा चावल दाल जो भी मिलता है, जो भी गवर्नमेंट सप्लाई करता है। तो लॉ प्रोवाइड हु कैन बाय, यहाँ पे कौन डिसाइड करता है हु कैन बाय? राशन। राशन की शॉप में राशन सबको नहीं मिलेगा, जिसका राशन कार्ड बना होगा उसी को मिलेगा। तो ये कौन डिसाइड करता है? लॉ ने कुछ नियम रखे कि उस राशन की शॉप से सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो वहां पे रजिस्टर्ड होंगे, जो वहां पे जिनका राशन कार्ड बना होगा। तो लॉ प्रोवाइड हु कैन बाय, लॉ प्रोवाइड हु कैन बाय। लॉ डिसाइड करेगा कि कौन यहां पे बाय करेगा। हाउ मच टू बी सोल्ड, कितना मिलेगा? हाउ मच टू बी सोल्ड, ये भी कौन डिसाइड करता है? लॉ।
गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा, लॉ में डिसाइड किया होगा, लॉ बना होगा। ठीक है, अगर मान लो आप राशन शॉप में जा रहे हो, क्या आपको सीधे ऐसा बोलो मुझे 20 किलो चीनी चाहिए, शुगर नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? पर मेंबर मिलेगा। उसमें एक नियम बना है कि इतने ग्राम मिलेगा, या 1 किलो एक आदमी के लिए मिलेगा, तो उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। व्हाट इज द व्हाट द प्राइस? ठीक है, व्हाट द प्राइस, प्राइस कौन फिक्स करेगा? वो भी लॉ डिसाइड करेगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो प्राइस कौन डिसाइड करता है? सेलर और बायर। म्यूचुअल कंसेंट, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 19 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बट यस, जहां पे स्टैट्यूटरी सेल होती है वहां पे लॉ डिसाइड करता है। कैन राशन शॉप ऑनर सेज माय कंसेंट इज नॉट फ्री? जो राशन शॉप का ऑनर है, वहां पे किसी को जो लाइसेंस दिया हुआ है, राशन शॉप जो ऑनर है, कैन ही से माय कंसेंट इज नॉट फ्री? कैन वायर सेज माय कंसेंट इज नॉट फ्री बिकॉज मुझे इस प्राइस पे एग्री नहीं हूं मैं? क्योंकि कंसेंट कैसे होनी चाहिए? फ्री। सेम सेंस सेम माइंड, कॉन्सोनेंस एडिड मीटिंग ऑफ माइंड। तो क्या यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड है? आप लेना चाह रहे हो 5 किलो चीनी, आपको दे रहा है 3 किलो। आप लेना चाह रहे हो उसको 5 रुपए के हिसाब से, वो दे रहा है 7 रुपए के हिसाब से। तो क्या यहाँ पे ठीक है, क्या कंसेंट फ्री है? तो लॉ डज नॉट कंपेल वन सेल टू बाय। यहाँ पे लॉ कंपेल नहीं करेगी, आपको लेना ही पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, वो ऑप्शन आपके ऊपर है। आप राशन शॉप से लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, लेकिन अगर आप वहां पे ऑथोराइज है, आप मेंबर है, तो यू कैन बाय। ठीक है, और सेलर जो होता है, सोसाइटी वाला, जो सोसाइटी बनी होती है, जो राशन शॉप का जो ऑनर होता है, वो भी जबरदस्ती किसी को नहीं बेचेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स फ्री कंसेंट इज देयर इन स्टैट्यूटरी सेल। इसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी सेल। ठीक है, तो सेलर इज विलिंग टू सेल एज पर रूल्स। सेलर इज विलिंग टू सेल एज पर रूल्स, जो रूल्स डिसाइड किया वो उस तरह से उसको सेल करेगा। वायर इज विलिंग टू बाय एज पर रूल। रूल दिखाए जाएंगे कि सर राशन शॉप में ये प्रोडक्ट इस अकॉर्डिंग मिलेगा, और हमारी राशन शॉप में इतना ही मिलेगा, गवर्नमेंट ने यही इशू किया हुआ है। ठीक है, तो देन सो देयर इज फ्री कंसेंट। अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो यू कैन बाय और नॉट, डिपेंड अपॉन द पर्सन। सेलर भी यहाँ पे कंपेल नहीं कर सकते, तो दैट मीन सो स्टैट्यूटरी सेल इज अ गुड सेल। स्टैट्यूटरी सेल इज अ गुड सेल। ठीक है, देन नाउ व्हाई स्टैट्यूटरी सेल रूल आर मेड? क्यों ये रूल बनाए जाते हैं? देखो, दैट गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू मेक प्लानिंग पॉलिसी so that necessary goods so that necessary goods may be distributed to all the people of society, to all the people of society. Also also weaker section of the society, also weaker section of the society should get the goods at the concessional rate. Also weaker section of the society should get the goods at the concessional rate, concession मिलेगा उनको। ठीक है, तो ये था कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के रिगार्डिंग, जो थोड़ा टेक्निकल था, वो मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें से, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बेरक ट्रेडिंग किया था, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका बायर बिबियर। कौन सा है? बायर बिबियर कैपिटल एम्पटर सेक्शन 16, जहां से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, सेक्शन 16 कैविट कैविट एम्पटर मतलब बायर बिबियर, बायर बिबियर। ठीक है, वायर बिबियर। तो देन वार्निंग टू द वायर, एक तरह से वार्निंग है वायर को कि बिबियर रहे जब भी गुड्स ले। वाइल परचेजिंग गुड्स, जब गुड्स लेता है बायर, इफ यू हैव सिलेक्टेड गुड्स डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल एंड जजमेंट। जब हम कोई चीज सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, चूज करते हैं, तो किसकी स्किल और जजमेंट? हम अपनी स्किल और जजमेंट यूज करते हैं। तो देन यू वियर द रिस्क। तो जब आपने अपनी अपने स्किल और जजमेंट यूज किया, तो रिस्क भी आपका ही होगा।
like quality of the goods, like fitness of the good for particular purpose. If buyer not aware the quality, अगर buyer quality से aware नहीं है, buyer not aware the quality of the goods, then क्या करेगा? He does not possess sufficient skill to judge the quality. He should rely upon the skill of the seller. जब बायर को खुद किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो किसकी स्किल और उस पर डिपेंड करेगा? सेलर की. बिफोर बाइंग द गुड्स हम सेलर को पूछते क्या यह प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा रहेगा, इसकी डिस्क्रिप्शन बताओ, इसका बेनिफिट बताओ एक्सेट्रा. तो क्योंकि खुद को नॉलेज नहीं है तो किसको होगा? बायर, सेलर के ऊपर. तो देन मान लो सपोज फॉर कॉमन पर्पस ऑलवेज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सेल द गुड्स फिट फॉर कॉमन पर्पस. कॉमन पर्पस है तो ऑलवेज ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सेल द गुड्स फॉर फिट फॉर कॉमन पर्पस. अगर कोई स्पेशल, अगर कॉमन पर्पस है, मान लो ब्रश लेने जा रहे हो तो सेलर है आपको ब्रश दिखाएगा, ये से आपने ले लिया, ठीक है, आपको लगा ये ठीक है 10 रुपीज का ब्रश है, कोई 20 का होगा. लेकिन कोई पर्टिकुलर पर्पस है, बायर टू सफर द रिस्क. अगर आपने खुद पर्टिकुलर कोई चीज लेनी है, आपको पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए, तो देन बायर टू सफर द रिस्क. ठीक है. तो देन अब देखो जैसे कॉमन पर्पस क्या हो सकता है आपका, जैसे आप पेन बाय करते हो, पेन शुड राइट. आप बाय किया, वो लिखना चाहिए बस पेन को, ठीक है, तो शुड राइट. वॉच क्लियर पता है कि वॉच किसके लिए होते हैं, शुड टेल द टाइम, वॉच टाइम बताएगी. ठीक है. टबैको, अब टबैको परचेज किया, टबैको टू स्मोक, स्मोक के लिए टबैको होता है. ठीक है. तो जेनरिक, जनरल जो आपका कॉमन पर्पस है, नेचर ऑफ द जो प्रोडक्ट है, नीड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द सेलर. अब आप सिगरेट लेने जा रहे हो, आपने बोला सिगरेट की डब्बी देना, सिगरेट का बॉक्स देना. अब क्या सेलर इसको बताने लग जाएगा, वहां पे एक्सप्लेन करेगा कि ये इस तरह से इसमें इतने फायदे होंगे, इतने नुकसान होंगे? नो, सेलर अपना देगा. पेन है, आप पेन लेने जा रहे हो, क्या सेलर आपको एक्सप्लेन करेगा? बायर भी सेलर ये थोड़ी बोलेगा मॉन्टेक्स का पेन लो, आप लिंक का पेन लो, या फिर कोई और पेन ले लो, फाउंटेन पेन ले लो, मतलब इसके और ऐसा थोड़ी दिखाएगा. बायर तो, सेलर तो आपको सिर्फ जस्ट पेन देगा, आपने बोला वॉल पेन दो, वॉल पेन देगा, जेल पेन देगा. ठीक है. तो देन इन दैट कॉमन, जो कॉमन जनरल पर्पस के लिए, जनरल हेंस नो कैवेट एम्प्टर अप्लाइज. तो यहाँ कैवेट एम्प्टर अप्लाइज नहीं होगा. तो देन थिंग शुड बी फिट फॉर पर्टिकुलर पर्पस. अगर पर्टिकुलर पर्पस के लिए है तो देन बायर नॉट स्किल्ड. अगर पर्टिकुलर पर्पस के लिए, मान लो सपोज आपको चाहिए मोबाइल फोन, तो यू आर नॉट स्किल्ड. किसके ऊपर स्किल के ऊपर छोड़ोगे आप? सेलर के स्किल के ऊपर. इज द थ्योरी ऑफ कैविटर एम्प्टर एप्लीकेबल इन इंडिया? क्या जो थ्योरी ऑफ कैविटर एम्प्टर है एप्लीकेबल इन इंडिया? तो आंसर इज यस. सेक्शन 16 पैरा 1, सेक्शन 16 पैरा 1, सेक्शन 16 पैरा 1 क्या बोलता है? यस इट इज एप्लीकेबल. ठीक है. सेक्शन 16 पैरा 1 ये एप्लीकेबल होता है. कहां पे एप्लीकेबल होगा? एक मिनट. ठीक है. तो देन सेक्शन 16 पैरा 1 सेल ऑफ गुड्स एक्ट. एक बार सेक्शन 16 देखना अपने डायरेक्ट में. Implied condition as to quality of fitness subject to the provision of this act and of any other law for time being in force, there is no implied warranty or condition as to quality of fitness for any particular purpose of goods. देखो एनी पर्टिकुलर पर कॉमन पर्पस के लिए नहीं बोल रहा है, किसके लिए? पर्टिकुलर, कि आप कोई भी implied, no implied warranty or condition, कोई भी implied warranty or condition नहीं हो सकता as to the quality of fitness, quality fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale except as follow. These are the exception of capital emptor. So then there are certain obligation imposed by law. किसके ऊपर? on the seller की कुछ obligation है, so that the seller may not exploit the weaker party. Who's the weaker party here? Weaker party means buyer यहाँ पे बिकर पार्टी है. तो सेक्शन 14 to 17 जब भी आप पढ़ोगे तो आपको ये चीजें मिलेगी. इंप्लाइड कंडीशन, वारंटी, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि कंडीशन क्या होती है. दोज टर्म जो स्टिपुलेशन होती है विच आर एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उनको हम दैट कॉल्ड कंडीशन. एंड वारंटी जो कोलेटरल टू द मेन पर्पस, दैट इज कॉल्ड वारंटी.
ठीक है। तो उसके लिए आपको पिछले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, तो जिसमें मैंने ये डिस्कस किया वारंटी और कंडीशन, ठीक है। और देयर इज एक्सेप्शन, यस देयर इज एक्सेप्शन टू दिस स्टैट्यूटरी सेलर, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑफ सेलर सेक्शन 16 पैरा 1 प्रोवाइजो में दिया हुआ है। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑन द सेलर, कुछ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है सेक्शन 16 पैरा 1 के बाद क्लॉज 1 देखना, where the buyer expressly or by implication makes known to the seller, where the buyer expressly or by implication makes known to the seller that particular purpose for which the goods are required, so as to show that buyer relies on the seller's skill or judgment and the goods are of the description which is it in the course of seller's business to supply, whether he is the manufacturing or producer or not, there is an implied condition that goods shall be reasonably fit for that purpose, ठीक है। तो कैविटर एम्प्टर जो थ्योरी है, द सेलर मस्ट हैव द राइट टू सेल, पहला क्या होना चाहिए आपके पास, बिकॉज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑन द सेलर, अगर सेलर के पास क्या होना चाहिए, उसको सेल करने का राइट, और हमें पता होना चाहिए सेक्शन 14 में बोला गया है, सेक्शन 14 में क्या बोला है, सेक्शन 14 एज इम्प्लाइड कंडीशन, सेक्शन 14 ए देखो, an implied condition on the part of seller that the case of sale he has right to sell, क्या है उसके पास, राइट टू सेल। तो इम्प्लाइड कंडीशन है, हम किसी के पास मान लो शॉप में जाते हैं, शॉप में कोई आदमी शॉपकीपर खड़ा है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं कि ऑनर है कि नहीं है, बट वो शॉपकीपर में सामान बेच रहा है, तो हमें एक इम्प्लाइडली क्या है कि ये आदमी, इसके पास राइट है इस प्रॉपर्टी को सेल करने का, ठीक है। तो देन द सेलर मस्ट हैव द राइट टू सेल। सेकेंड थिंग, in the case of sale by description, in the case of sale by description, the goods must correspond with the description। अगर डिस्क्रिप्शन के थ्रू, मान लो जैसे हम ऑनलाइन परचेज करते हैं, अमेजोन से ऑर्डर किया, कोई भी प्रोडक्ट हम ऑर्डर करते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि इस प्रोडक्ट के ये फीचर है एक्सेट्रा, ठीक है, तो वो उस डिस्क्रिप्शन से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। सेकेंड थिंग, इंप्लाइड कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, सेक्शन 14 में जैसे मैंने बताया। तो कैविटर एम्प्टर जो थ्योरी है एप्लीकेबल इन इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 16। देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 पैरा नंबर 1, ठीक है। देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी एज टू द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। हम इंप्लाइड कंडीशन नहीं मानेंगे, ठीक है, इंप्लाइड मतलब आपका ऑरली, तो देन वारंटी एज टू क्वालिटी ऑफ द गुड्स, एज पर द क्वालिटी ऑफ गुड्स, नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेलर की होगी, बाय टू बियर द रिस्क, ठीक है। अगर इंप्लाइड, अगर क्वालिटी ऑफ द गुड्स इंप्लाइड कंडीशन है तो किसकी से रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर, ठीक है। नो इंप्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटी एज टू द फिटनेस फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, अ पर्टिकुलर पर्पस, तो देन उसके लिए मीनिंग ऑफ द कैविटर एम्प्टर, क्या मीनिंग हम दो लाइन में देखेंगे। कैविटर एंड कैविट एम्प्टर डज नॉट मीन टू टेक चांस, आप चांस नहीं ले सकते, इट मीन्स टू टेक केयर while buying the goods, आप नोट डाउन कर सकते हो। कैविटर एम्प्टर does not mean to take chance, does not mean to take chance, it means to take care while buying the goods, while buying the goods, ठीक है, क्लियर। what is the rationale behind the कैविट एम्प्टर, रैशनल क्या है इसका, ऑब्जेक्ट क्या है, देखो, the seller is not bound to disclose the defect of the goods, the seller is not bound to disclose the defect of the goods. Second, buyer must be acquainted with the quality of the goods. Rationale of the कैविट एम्प्टर, मतलब सेलर आपको डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड नहीं है, बट यस बायर इज बाउंड, बायर मस्ट बी acquainted with the quality of the goods, बायर को खुद पता होना चाहिए उसकी क्वालिटी के बारे में, बट देयर आर एक्सेप्शन ऑफ कैविट एम्प्टर। पहला एक्सेप्शन है, फर्स्ट एक्सेप्शन, जहां पे कैविटर एम्प्टर एप्लीकेबल होता है, जहां पे सेलर लाइबल होगा, कौन लाइबल होगा, सेलर लाइबल होगा। तो कैविटर एम्प्टर फर्स्ट है सेलर टू बी लाइबल, अगर कैविट एम्प्टर अप्लाई होगा तो सेलर नॉट लाइबल, बायर लाइबल होगा। अगर एक्सेप्शन है तो जहां पे सेलर लाइबल होगा, सेलर टू बी लाइबल फॉर द क्वालिटी, फॉर द क्वालिटी ऑफ गुड्स, for fitness of goods or particular purpose, ठीक है, for particular purpose।
अगर बायर ने डिस्क्लोज पर्टिकुलर पर्पस टू सेलर, बायर ने अपना पर्टिकुलर पर्पस सेलर को बताया कि मेरा ये पर्पस है, इस पर्पस से मैं गुड्स लेना चाहता हूं, ठीक है। मान लो जैसे आई वॉन्ट वाटर, ठीक है, मैं एक पानी की बोतल चाह रहा हूं फिट फॉर हॉट वाटर, जो हॉट वाटर के लिए फिट हो, मैंने सेल शॉपकीपर को बोला, ठीक है। बायर रिलाइज ऑन द स्किल। अब क्या होगा, आपने ये क्वेश्चन किसके सामने रखा, सेलर के सामने। सेलर ने क्या किया, एक बॉटल निकाली, आपको बॉटल दे दी। देखो आपका पर्पस क्या था, आपको हॉट वाटर चाहिए थी, हॉट हॉट वाटर के लिए बॉटल चाहिए थी। आपने उसको बताया मुझे, आप सिंपल बोलते मुझे एक बॉटल दो, आपने नहीं बोला कोल्ड और हॉट, ठीक है, आपने बोला बॉटल दो, उसने कोई भी बॉटल आपको दे दी। यू विल नॉट लाइबल, सेलर नॉट लाइबल, बिकॉज आपको भी बेयर होना चाहिए था कि आपको कौन सी बॉटल लेनी है। अब आपने स्पेसिफिक पर्पस उसको बताया कि आपको क्या चाहिए, हॉट वाटर के लिए बॉटल चाहिए। तो वायर रिलाइज, जो बायर है, बायर रिलाइज ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, नॉट ऑन हिज ओन। अपनी स्किल और जजमेंट यूज नहीं किया उसने, किस पे रिलाई किया, ट्रस्ट किया, सेलर पे। तो वायर अप्लाइज हिज ऑन स्किल एंड जजमेंट, कैपिटल एम्टर अप्लाइज। अगर वायर अपनी, आप मार्ट में जाते हो, वहां पे आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, मार्ट में शोकेस में प्रोडक्ट लगा है, हॉट वाटर अलग से रखी है, कोल्ड वाटर अलग से रखी है, तो आपने हॉट वहां से पिक किया एंड देन आगे आपने परचेज किया, क्योंकि अपना अपना स्किल और जजमेंट यूज किया बायर ने। तो देन कैपिटल एम्टर अप्लाइज। अब यहां पे क्या हुआ, जो फर्स्ट वन एग्जांपल दिया मैंने कि आपने सेलर को बोला कि मुझे हॉट वाटर की बोतल चाहिए, बट आपने किस पे रिलाई किया, उसकी स्किल और जजमेंट पे। तो देन सेलर लाइबल, ठीक है, कौन लाइबल होगा, सेलर लाइबल। सेलर शुड बी डीलर। सेकंड थिंग क्या होना चाहिए, अगर सेलर, देखो डीलर होते हैं जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बेचते हैं, तो सेलर लाइबल, प्रोडक्ट पर्टिकुलर डीलर, किसी प्रोडक्ट का पर्टिकुलर डीलर है इन द गुड्स। अगर टोबैको बेचता है तो टोबैको का डीलर है, मान लो कोई अम्ब्रेला का डीलर है, एक्सेट्रा। इफ गुड्स नॉट परचेज फ्रॉम दैट डीलर, बायर कैन नॉट टेक द बेनिफिट। अगर आपने डायरेक्ट उस डीलर से वो प्रोडक्ट नहीं परचेज किया, तो कैपिटल एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा, एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने उस प्रोडक्ट उस डीलर से परचेज किया, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का डीलर है, तो कैपिटल एम्प्टर अप्लाई होगा, ठीक है, एक्सेप्शन अप्लाई होगा। तो देन एक्सेप्शन टू द एक्सेप्शन, अब इसकी भी एक्सेप्शन है। जो भी मैंने पहला एक्सेप्शन डिस्कस किया आपके साथ, पहला एक्सेप्शन था सेलर टू लाइबल फॉर क्वालिटी। अगर आपने पर्पस बता दिया उस पर्सन को, ठीक है, मींस कि बायर टेल द सेलर एक्सप्रेसली इंप्लाइड द पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड, कि मुझे किस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, पहला ये। बायर, सेकंड थिंग, बायर रिलाइज ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। बायर किसकी स्किल और उस पर रिलाई कर रहा है, सेलर की जजमेंट स्किल पे, अपना कुछ उसने यूज नहीं किया। थर्ड थिंग, द गुड्स आर ऑफ सच डिस्क्रिप्शन विच इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज सेलर। उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, आपने जो डिस्क्रिप्शन था उसके अकॉर्डिंग आपने परचेज किया, तो किसकी लाइबिलिटी रहेगी यहाँ पे, अगर वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं है उस डिस्क्रिप्शन के साथ, तो कौन लाइबल होगा, सेलर लाइबल होगा, फर्स्ट एक्सेप्शन। बस इस एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द एक्सेप्शन, ठीक है। कौन सा एक्सेप्शन, जो फर्स्ट वन एक्सेप्शन है जो प्रोवाइजो में दिया है। प्रोवाइजो सेक्शन 16 क्लॉज 1 का प्रोवाइजो है, दैट इज जहां पे कैविट एम्प्टर अप्लाई होगा, कैविट एम्प्टर अप्लाई होगा, वो क्योंकि वो एक्सेप्शन की ही एक्सेप्शन है। अगर तो 16 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 1 के सर्कमस्टांस फुलफिल हो रहे तो कैविटर एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। आप डायरेक्ट में लिख सकते हैं सेक्शन 16 क्लॉज 1 के आगे लिख लो कैविटर एम्प्टर नॉट अप्लाइज, और प्रोवाइजो के साथ लिख लो जो उसका सेक्शन 16 क्लॉज 1 का प्रोवाइजो कैविटर एम्प्टर अप्लाइज। मतलब सेल ऑफ स्पेसिफिक आर्टिकल अंडर इट्स पेटेंट एंड अदर ट्रेड नेम। आपको पता है, आप रिबॉक के या एडिडास के शोरूम में गए तो आपको पता है ये किस पर्पस के लिए, स्पोर्ट्स शूज के लिए फेमस है। आपको शूज चाहिए शादी के लिए, आपको उसके नाम से ही पता है, उसका पेटेंट राइट है कि इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेडी करता है, कोई दूसरे प्रोडक्ट के लिए रेडी है। अब मान लो आपने सपोज, मान लो माउंटेनिंग, आपको आपको टेंट चाहिए, ठीक है, आपको माउंटेनिंग करनी है, आपको पहाड़ों पे जाना पसंद है, तो आपने टेंट चाहिए, तो आप ऐसी शॉप में गए जैसे वुडलैंड या वाइल्ड क्राफ्ट, ठीक है, इस तरह, तो इनके टेंट वो स्पेसिफिक इस पर्पस के लिए बनते हैं, ठीक है। तो इन दैट केस अगर आपको नॉलेज है
वो तो क्लियर है, नाम से ही पता लगता है कि ये जो कंपनी है, जैसे जियो है हमारी, जियो कंपनी क्लियर है कि वो नेटवर्क आपका मोबाइल नेट उसके लिए आपको सिम लेना है वहां से, उसी उसी चीज के लिए, या जियो फाइबर है, वो 5G स्पीड के लिए फेमस है। ठीक है, तो पहले ही पता था, नाम से ही पता लगा, मतलब उसका ट्रेडमार्क ही ऐसा है जिसमें पता है कि इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और आप ले रहे हो किसी दूसरे पर्पस के लिए, आप यूज आपने दूसरे पर्पस के लिए किया। ठीक है, तो देन वहां पे फिर कैपिटल एम्प्टर अप्लाई हो जाएगा, एक्सेप्शन ऑफ सेलर की लाइबिलिटी नहीं बनेगी, वहां पे बायर की लाइबिलिटी बनेगी, क्योंकि आपको नाम से ही पता है कि ये कंपनी इस प्रोडक्ट को इस पर्पस के लिए बनाती है। ठीक है, तो देन जैसे लेनोवो है, लैपटॉप बनाती है। ठीक है, तो आपका पता है कि लेनोवो लैपटॉप के लिए फेमस है, या फिर टैब एक्सेट्रा। ठीक, तो इस तरह से कोई भी कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप उसी पर्पस के लिए यूज करते हैं, ओके। अगर आपने उस प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज नहीं किया, आपने दूसरे पर्पस के लिए यूज किया, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, लाइबिलिटी आपकी बनेगी। ठीक है, सेकेंड थिंग, सेक्शन 16 क्लॉज 2, सेक्शन 16 सेकेंड एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन नंबर 2, एक्सेप्शन नंबर 2, सेक्शन 16। देखो सेक्शन 16 का एक्सेप्शन नंबर 2 देखना, सेक्शन 16 क्लॉज 2 देखना, वेयर गुड्स आर ब्रॉट बाय डिस्क्रिप्शन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया, गुड्स आप दो तरह से खरीदते हो, एक आप डायरेक्ट शॉप पे जाते हो, ठीक है, खुद एग्जामिनेशन करते हो, एक बाय डिस्क्रिप्शन, जैसे हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, मोबाइल फोन ऑनलाइन ऑर्डर किया, उसमें रैम क्या एक्सेट्रा डिस्क्रिप्शन सेक्शन 15 में दे रखा है। एक हम बाय सैंपल, सैंपल, पहले हम थोड़ा सा, जैसे मान लो 100 बॉक्स एप्पल हमने परचेज करने, हम कितने देखते हैं, 5-6 बॉक्स देखेंगे, उसके बेसिस पे हम बाकी को परचेज करेंगे, तो मतलब बाय सैंपल। तो सेकंड क्लॉज बोलता है वेयर गुड्स आर ब्रॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर, आपने सेलर से बाय डिस्क्रिप्शन से, हु डील इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन वेदर इज अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर और नॉट, चाहे वो मैन्युफैक्चरर ना हो, जैसे एजेंट होते हैं, शॉपकीपर होता है एक्सेट्रा, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। तो मतलब इम्प्लाइड कंडीशन क्या, मर्केंटेबल क्वालिटी के लिए होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए यहाँ पे, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेकेंड थिंग, सेलर इज अ डीलर इन गुड्स, मतलब वो डील कर रहा है गुड्स से। देन थर्ड थिंग, चाहे वो मैन्युफैक्चर ना हो या एक्सेट्रा, ठीक है, गुड्स शैल बी मर्केंटेबल क्वालिटी, गुड्स शैल बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी। ठीक है, ये आपका एसेंशियल आगे एक्सेप्शन 2। अब व्हाट इज द मर्केंटेबल क्वालिटी, मर्केंटेबल क्वालिटी का मतलब क्या है, दो तरह से हो सकता है। अगर आप देखो, आप जब भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, किस चीज के लिए करते हो, या तो फिर पर्सनल यूज के लिए या फिर बिजनेस पर्पस के लिए। तो इफ फॉर पर्सनल यूज, इफ फॉर पर्सनल यूज, मैं मर्केंटेबल, जो मर्केंटेबल क्वालिटी है उसको डिस्कस कर रहा हूं। इफ फॉर पर्सनल यूज, तो फिट फॉर कॉमन पर्पस, फिट फॉर कॉमन पर्पस, फिट फॉर कॉमन पर्पस, लाइक आपने ईटिंग के पर्पस से लिया तो ईटेबल होना चाहिए। मान लो आपने बर्गर लिया तो बर्गर ईटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो आपने कोई कपड़ा लेना तो वियर करने के लिए ले रहे हो, किस पर्पस के लिए, वियर करने के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो वियरेबल होना चाहिए। ठीक है, या फिर पैकिंग, कुछ पैक करना है आपने तो पैकेबल क्वालिटी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉमन पर्पस हो गया, उसको बोलते हैं मार्केटेबल क्वालिटी। मतलब वो इस क्वालिटी, जिस पर्पस के लिए आपने उसको ले रहे हो, किस पर्पस के लिए, मान लो आपने कुछ खाने के लिए लिया तो खाने योग्य होना चाहिए, ठीक है, पहनने तो पहनने योग्य होना चाहिए। इफ फॉर बिजनेस पर्पस, इफ फॉर बिजनेस पर्पस, अब आपने मार्केटेबल क्वालिटी ही दोनों आ जाती है, फॉर पर्सनल पर्पस, इफ फॉर बिजनेस पर, आप नोट डाउन करते रहो, काम आएगा आपको कभी। तो इफ फॉर बिजनेस पर्पस, इट शुड बी रीसेलेबल इन द ओरिजिनल फॉर्म। जब भी हम बिजनेस पर्पस के लिए, मान लो मैंने 10 बर्गर्स लिए, 10 बर्गर लिए, अब मैं मान लो सपोज ए है, ए ने 10 बर्गर लिए, अब वो एक ठेला लगाता है शाम के टाइम, मतलब अपना जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, तो अब वो लगाते हैं,
तो वो 10 वर्गर क्या होना चाहिए, जब मैंने आपसे परचेज किया, जब ए ने मान लो बी से परचेज किए, तो इस क्वालिटी में होने चाहिए कि मैं उनको रीसेल भी कर सकूं। क्या कर सकूं? रीसेल। ऐसा नहीं हो कि वन टाइम यूज है देन ओके, तो उसका लॉस हो जाएगा बायर का। तो देन दैट मींस वो कैसा होना, शुड बी रीसेलेबल इन द ओरिजिनल फॉर्म, उसी ओरिजिनल फॉर्म में कि हम उसको रीसेल कर सके। मान लो आपने बनाना परचेज किया सब्जी मंडी से, ठीक है, अब आप एक सब्जी की शॉप अपना चलाते हो, तो इन दैट केस वो बनाना इस कंडीशन में होना चाहिए, इस क्वालिटी में होना चाहिए कि उसको रीसेल, आपने सेल किया। देखो ए ने लिया किससे, बी से, अब ए आगे एक्स को बेचेगा, वाई को बेचेगा, जेड, तो रीसेल हो रहा है ना। पहले सेल किसके बीच हुआ, ए और बी के बीच। आफ्टर दैट अब ए क्या कर रहा है, उसको रीसेल कर रहा है। रीसेल किसको कर आगे, अपने कस्टमर को, तो वो रीसेलेबल होना चाहिए, ठीक है। देन एक्सेप्शन टू दिस एक्सेप्शन, इसकी भी एक्सेप्शन है। अब जो एक्सेप्शन मैंने अभी बताई सेकंड क्लॉज की, इसकी प्रोवाइजो देखो, एक्सेप्शन टू दिस एक्सेप्शन, दैट इज एक्सेप्शन टू दिस एक्सेप्शन, that is under proviso of section 16 clause 2, section 16 clause 2 सोगा का प्रोवाइजो देखो, जहां पे कैपिटल एम्प्टर अप्लाइज होगा। सेक्शन 16 क्लॉज 2 के आगे आप लिख सकते हैं कैपिटल एम्प्टर नॉट अप्लाइज, ठीक है। और सेक्शन 16 2 का जो प्रोवाइजो उसमें लिखो आप कैपिटल एम्प्टर अप्लाइज, ठीक है, एक बार पढ़ लेना। Where goods are brought by description from, ये तो हो गया, provided that, ये एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन। तो यहाँ पे प्रोवाइजो में यहाँ लिख सकते हैं आप नॉट अप्लाई, यहाँ पे कैपिटल एम्प्टर अप्लाइज होगा, कैपिटल एम्प्टर अप्लाइज होगा, यहाँ पे नॉट अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे नॉट अप्लाई, ठीक है। नॉट अप्लाई, अप्लाई, नॉट अप्लाई एंड अप्लाई, provided that if the buyer has examined the goods, if the buyer has examined the goods, there shall be no implied condition as regards defect which such examination ought to have revealed. ये बोलता है अगर कैपिटल एम्प्टर अप्लाइज होगा कब, जब इफ पेटेंट डिफेक्ट आपको पता है, मतलब नो सच लाइबिलिटी इन द सेलर बिकॉज बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स। अगर हमने देख सुन के वो गुड्स, मान लो केला केला ब्लैक ब्लैक हो गए, केले कैसे है, बनाना ब्लैक हो गया, आपने पूरा एग्जामिनेशन किया ब्लैक हो गए, आपने फिर भी उसको परचेज किया, एग्जामिनेशन करने के बाद भी आपने क्या किया, परचेज किया, तो देन सेलर इज नॉट लाइबल। वहां पे सेलर, क्योंकि यू नो द डिफेक्ट, आपको पेटेंट डिफेक्ट पता है, तो वो नॉट लाइबल। और लॉ प्रिज्यूम करेगा यू हैव नॉलेज ऑफ द डिफेक्ट, कि आपको डिफेक्ट का नॉलेज है। क्लियर हो गया यहां तक? Then now, fourth है, an implied warranty or condition as quality of fitness of particular purpose may be annexed by the uses or trade, ठीक है। जो आपका फोर्थ है, कल भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, सेक्शन 16 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। को पर्टिकुलर यूजेस, मतलब implied वारंटी या कंडीशन, ये एक्सप्रेस नहीं है, implied वारंटी या कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर द पर्टिकुलर पर्पस मे बी annexed by the uses or trade। अब उस, अगर वो मान लो सपोज फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर आपने पर्पस है, कोई प्रोडक्ट रेडी करता है और वो उसके साथ अनेक्शन है कि इस यूज के लिए, ये जो ट्रेड है पर्टिकुलर यूज के लिए होता है, ये जो ट्रेड है पर्टिकुलर यूजेबल जो थिंग्स है बनाता है, ठीक है। तो देन अगर वो वहां पे उस पर्टिकुलर यूज में यूज नहीं हो रहा है, वो प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा है, और वो जो अनेक्चर किया उन्होंने, जो उसमें लिखा हुआ कि हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई भी प्रोडक्ट हो कि हम इस पर्टिकुलर यूज के लिए प्रोडक्ट रेडी करते हैं और वो फिर उसमें फुलफिल नहीं कर रहा है, तो देन वो कैपिटल एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। An express warranty or a condition does not negate the warranty or a condition implied by this act unless inconsistent there is। मतलब एक्सप्रेस वारंटी और कंडीशन जो होती है उसको नेगेटिव निगेट नहीं करता, डिफीट नहीं करेगा इम्प्लाइड वारंटी, जब तक इनकंसिस्टेंट नहीं है विद दैट, ठीक है। दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 16 और कैपिटल एम्प्टर। द नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट affected from this theory? Has the
as the Consumer Protection Act affected from this theory? कौन सी थ्योरी? कैविट एम्पेटर। ठीक है, तो देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड सोगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड सोगा। यहां पे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर में भी क्या करते हैं, आप कंज्यूम करते हो, प्रोटेक्ट लेते हो मोबाइल प्रॉपर्टी में, ठीक है, गुड्स वगैरह। कंप्लेंट इज फाइल्ड इन द फोरम, कंप्लेंट इज फाइल्ड इन द फोरम। जो कंज्यूमर फॉर्म होता है, तीन तरह के कंज्यूमर फॉर्म होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे फॉर्म, जो ठीक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो एप्लीकेबल है। सेकेंड थिंग, इन अदर साइड सूट इज फाइल्ड इन द कोर्ट। सोगा के अंदर आप कहां पे सूट फाइल करोगे? कोर्ट में फाइल करोगे। तो सेकेंड थिंग, एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट, एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट, सेलर रिस्पॉन्सिबल, सेलर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऑलवेज कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? किसी भी तरह का डिफेक्ट, चाहे वो मैन्युफैक्चर डिफेक्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह का डिफेक्ट हो, कौन लाइबल होगा? आपका सेलर लाइबल होगा। बट इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इफ डिफेक्ट लेटेंट सेलर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अगर पेटेंट डिफेक्ट है, पेटेंट का मतलब है इजिली आप अपरेंट देख सकते हो, तो वो लाइबल नहीं होगा। अगर हिडन डिफेक्ट है तब वो लाइबल होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, जहां पे उसकी ड्यूटी टू स्पीक है। क्लियर हो गया? देन समझ गए? तो देन ऑलमोस्ट जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हैज एबोलिश्ड द थ्योरी ऑफ कैपिटल एम्पचर, बट ओनली अंडर द कंप्लेंट इज फाइल्ड इन द प्रॉपर कंज्यूमर फॉर्म। एक तरह से एबोलिश किया गया कैपिटल एम्पटर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हेंस इफ सूट फाइल्ड इन द कोर्ट, कैपिटल एम्पटर अप्लाइज। इफ कंप्लेंट फाइल्ड टू कंज्यूमर फॉर्म, कैपिटल एम्पटर नॉट अप्लाइज। तो क्या 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 यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है? हेंस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैपिटल एम्पटर, हेंस एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैपिटल एम्पटर डिपेंड्स ऑन वेयर द कंप्लेंट फाइल। कहां पे सूट फाइल किया आपने, कंप्लेंट फाइल किया। अगर कंप्लेंट फाइल करते हो अंडर द अपना अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो कैपिटल एम्पटर नॉट एप्लीकेबल। अगर सूट फाइल किया तो देन कैपिटल एम्पटर अप्लाइज। तो वाई नाउ डेज, आज की डेट में क्या है, देखो इतना एडवांस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एरा हो गया है। ठीक है, हर एक आदमी स्किल नहीं होता है, आप में कोई भी स्किल नहीं है। आप अगर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हमें लेना, तो वी आर नॉट स्किल्ड फॉर दैट पर्पस। तो नाउ डेज जो एक्सेप्शन टू कैपिटल एम्पटर है आर मोर एप्लीकेबल। ठीक है, मोर एप्लीकेबल देन द थ्योरी। क्लियर? समझ गए? एक्सेप्शन में थ्योरी, कैपिटल एम्पटर नहीं, एक्सेप्शन टू कैपिटल एम्पटर, जो एक्सेप्शन ऑफ कैपिटल एम्पटर बहुत ज्यादा आज की डेट में एप्लीकेबल होते हैं, बिकॉज मोस्टली जो डिपेंडिंग अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर। हम लोग किस पे डिपेंड है? स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर के उस पर डिपेंड है। आप एक हॉट कैटल जो लेना है वाटर गर्म करने के लिए, अगर उसको भी लेना चाहते हो तो आपको उतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में, हम सेलर से ही पूछते हैं कि इसके बारे में बताओ, कब तक चलेगी, कितना जल्दी पानी गर्म करेगा, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन द जो इलेक्ट्रॉनिक एरा है, तो इलेक्ट्रॉनिक एरा में क्या है? कस्टमर नोज नथिंग अबाउट गुड्स। हम जब भी मार्केट में जाते हैं वी आर नील, तो हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होता प्रोडक्ट के बारे में। आप जब मार्केट के अंदर जाओगे, शॉप के अंदर जाओगे, आप मोबाइल लेने जा रहे हो, मोबाइल जो आपका शॉपकीपर है वो आपको 20 तरह के मोबाइल एक साथ निकालेगा, आपको कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा मोबाइल लेना। माइनर सा डिफरेंस होता है, किसी में 6 GB रैम है, किसी में 8 GB रैम है, किसी में 64 MP मेगापिक्सल कैमरा, किसी में 48 मेगापिक्सल कैमरा। ठीक है, देखो सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट है आपका, ये सारे आपका डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। तो देन आप जो कस्टमर नोज नथिंग अबाउट गुड्स, हेंस दे
throw responsibility on the seller. That's why जो exception of the caveat emptor है more applicability होती है आज की डेट में. तो मोस्टली सेल इज टेकिंग प्लेस बाय कॉरस्पॉन्डेंस. सबसे बड़ी बात है कि हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है शॉपिंग करने का, बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. आप एक प्रोडक्ट लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, आपने एग्जामिनेशन नहीं किया उसका, ठीक है, उस प्रोडक्ट का एग्जामिनेशन किया, आफ्टर एग्जामिनेशन उसको परचेज नहीं किया आपने, बिफोर एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन उसको ऑनलाइन फेसबुक पे एप्लीकेशन पे देखा, देन आपने परचेज कर लिया, बाद में प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है उस डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता है, तो वायर डू नॉट एग्जामिन द गुड्स जनरली. तो वायर एग्जामिनेशन नहीं करता अच्छे से, जिससे क्या होता है एक्सेप्शन आपका ज्यादा एप्लीकेबल हो रही है आज की डेट में. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, क्योंकि मेरा पर्पस है आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए करवाना. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 18 to 30 नेक्स्ट लेक्चर में. थोड़ी देर में स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर. आज मैंने सेल ऑफ गुड्स काफी ज्यादा कंप्लीट करना है, ठीक है, तो थोड़ी देर में मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा. देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, सेक्शन 18 to 30 ऑफ सोगा. ठीक है, ओके.